नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं यूनिट हीट में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है सिलेबस कवर कर लिया है। बस थोड़ा सा रह गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हीट जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे ही हमारी हीट कंप्लीट होगी, यानी आज की वीडियो और कल की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिजिक्स को रोक के केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? आपका क्या ख्याल है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। हम सोच रहे हैं कि पहले केमिस्ट्री को भी जो है यहाँ तक ले आएँ, क्योंकि फिजिक्स जो है लगभग 70% कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने में विद न्यूमेरिकल्स। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि पहले केमिस्ट्री को भी इस लेवल तक ले आएँ, ताकि अगर एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली कोई भी डेट आती है एग्जाम की, तो हम विद इन 10 डेज सारा कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है? तो बिना देरी करते हुए आज की फिजिक्स शुरू करते हैं, जो है हीट। और हीट में जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं, है ना? बार बार आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिकल सिस्टम। तो सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिस्टम बस एक ऐसी चीज को कह रहे हैं जो डिफाइन कर सके स्टेट को, किसकी हेल्प से? V की हेल्प से, T की हेल्प से, और क्या होता है इसमें? V होती है, T होती है, और एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड P, प्रेशर। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। इन तीनों की हेल्प से जिस भी स्टेट को डिफाइन किया जाता है उसे कहा जाता है सिस्टम। क्लियर है? ये कई तरीके के होते हैं, जैसे ओपन सिस्टम, हिंदी में से कहते हैं निकाय। जो लोग हिंदी वाले हैं उन्हें कहते हैं निकाय। ओपन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं खुला निकाय। ओपन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, ये मान लीजिए आप इसे, जिसमें से मैटर और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। मैटर प्लस एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, इसे कहते हैं सिस्टम। कैसा वाला? ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी जिसके अंदर से जब इसे हम बंद कर देंगे तो मैटर तो निकल नहीं पाएगा, तो केवल क्या आर पार अंदर बाहर जा सकता है, विच इज एनर्जी। यानी केवल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एक और होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से ना एनर्जी और ना ही मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है मामला सिस्टम का? तो सिस्टम समझ गए? ठीक है? तो सिस्टम तो बहुत ही जो है क्या कहेंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज थी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसे रफ करके जो है अगली चीज बताता हूं। इसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। हीट हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। बस 3 चीज हमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़नी होती हैं। नंबर 1 हीट, नंबर 2 वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। ठीक है? तो किसी को भी समझ लो, चाहे पहले इंटरनल एनर्जी समझ लो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर, थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली हम किसको कंसीडर करते हैं? गैस को। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो एनर्जी होती है उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। तो ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि हम रियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। आइडियल गैस का अलग कंसेप्ट चलता है। आइडियल गैस का क्या कंसेप्ट है? आइडियल गैस का कंसेप्ट ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करता है। जब कोई इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो वहां इंटरनल एनर्जी जो है नहीं होगी, है ना? केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन यहाँ रियल गैसेस के अंदर दोनों ही चीज़ होती हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी मोशन की वजह से, क्योंकि हर जो पार्टिकल है वो मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। उन दोनों के सम को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है?
बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कि इंटरनल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्पेशली फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियल गैस के लिए ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी इंटरेक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ठीक है, वो एक पोस्टुलेट है, ये मान लीजिए। इंटरनल एनर्जी समझ गए, अब समझिए वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। वर्क डन तो आप समझते ही हैं। वर्क डन में अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। अगर ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, अगर हम इसे दबा दें तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, यानी हमने सिस्टम पे काम कर दिया है। या फिर इसे यहाँ पे लाके छोड़ दें तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, ये ऊपर चले जाएगा, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि सिस्टम ने हम पे काम कर दिया है। अगर ये यहीं के यहीं है तो इसे कहेंगे सिस्टम पे ना काम हुआ है, ना सिस्टम ने हम पे काम किया है। क्लियर है? तो हम जो काम कर रहे हैं वो असल में किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस चीज़ पे कर रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ काम करने लगूँ तो मैंने किस पे काम किया, इस पे। ये चौक है, मैंने इसको डिस्प्लेस करने में काम किया है, लेकिन ये तो मैकेनिक्स हो गई। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम काम किस पे कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है ना अंदर, मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके अंदर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, उन फोर्स को अगेंस्ट ही तो हम काम कर रहे हैं। उसे तभी तो हमें ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है, तभी तो ताकत लगानी पड़ रही है। अगर उनके बीच फोर्स नहीं होता तो हम तो यूं ही कर देते, है ना। ठीक है, तो ये रहा वर्क डन के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, और किसके बारे में। अच्छा, एक चीज और रह गई, हीट के बारे में एक चीज और रह गई, वो रह गई साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया कवर्ड है, आप लिखते तो जा रहे हैं मेरी बात को, नोट करते जाइए। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया कवर्ड है वही होता है वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैसे निकालेंगे, जो एरिया कवर्ड कर रखा है साइक्लिक प्रोसेस ने वो वर्क डन होता है। तो यहां लिख लीजिए चाहे तो कहीं, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, क्या कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वर्क डन इज नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई। एक बात और है जो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए, क्या है, वर्क इज ए कैसा फंक्शन है, वर्क एक कैसा फंक्शन है, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, और इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है ये टीजीटी के अंदर 2016 में पूछा जा चुका है। वर्क डन कैसा है, एक पाथ फंक्शन है, और इंटरनल एनर्जी है एक स्टेट फंक्शन। इन दोनों का मतलब क्या है, पाथ फंक्शन का और स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी अगर आप यहां से यहां तक गए, यहां तक गए, यहां तक गए, यहां तक गए, यहां तक आए, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये पूरे पाथ पे, पूरे पाथ का जो वर्क डन होगा उसे निकालेंगे। लेकिन एनर्जी में, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, ये केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर
अगर आपसे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, असल में 2016 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या सवाल था? सवाल ये था कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो है जहां से शुरू होता है दोबारा लौट के वहीं, साइक्लिक प्रोसेस की परिभाषा ही यही है। डेफिनेशन क्या है साइक्लिक प्रोसेस की? साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन है जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और काफी सारे स्टेट से होते हुए वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर ले, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं आ रहे हैं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। जबकि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इनिशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट के पे डिपेंड करता है। वो अगर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपका आंसर मिल गया। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है? जीरो। क्लियर है मामला? अच्छा, तो ये रहा किसके बारे में? इंटरनल एनर्जी के बारे में और वर्क फंक्शन। अच्छा, एक चीज और इसके साथ दो चीजें और सीख लीजिए। क्या है वो? नंबर 1 एंड नंबर 2। एक तो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या अंतर है दोनों में? एक होती है मैक्रोस्कोपिक, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो स्थूल, इसे कहते हैं हिंदी में स्थूल गुण, और इसे कहते हैं सूक्ष्म गुण। यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली फील कर सकते हैं, वो होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो आप यहीं पहचान जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर में चेंज को हाथ लगा के आप पता कर लेंगे, इसे कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। प्रेशर को आप देख लेंगे कि पिस्टन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये हो गई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, कितना मोमेंटम चेंज हो गया, तो ये कैसी हो गई? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हीट, एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये समझ गए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। कभी कभी पूछ लिया जाता है जन्म कर्म में, तो आपको आना चाहिए। इतना समझ गए? तो मैं इसे रफ करता हूं और आगे आपके लिए बहुत ही नोटेबल और मेमोरेबल चीज बताता हूं जिसे आपको रटना ही रटना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। तो अब जो चीज आती है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं, बस इसका जो है मैथमेटिकल नोटेशन याद कर लीजिए। वो है किसी भी सिस्टम को दी गई हीट या एनर्जी दो काम करती है। नंबर 1, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, और थोड़ा सा काम करेगी उसकी मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन फोर्स को अलग करने में। तो ये है dq इक्वल टू du प्लस dw। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरी चीज आपको याद होना चाहिए, नोट डाल के लिख लीजिए, ये लॉ किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये du है, du जो है किसकी? गैस की, हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। du जो है लिक्विड की, उससे कम होती है, और सबसे कम होती है सॉलिड्स की। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है। डी और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना, कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की होती है। अच्छा, अब इनके जो साइन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इनको जो साइन लेने हैं, प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कब कब लेना है वो मैं आपको समझा देता हूं इधर। ठीक है, दिख रहा है इधर? नहीं, इधर बता दूं, इधर दिख रहा है, इधर बता दूं? अच्छा तो इधर देख लीजिए, देखो सबसे पहले देखिए W का, DW, अगर फाइनल जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, तो DW होगा पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया है इनिशियल वॉल्यूम से, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंड हो गई गैस, और जब जब गैस एक्सपेंड होगी DW हम पॉजिटिव लेंगे। इसका उल्टा, जब DW V फाइनल जो है वो छोटा हो जाए V इनिशियल से, तो इसे कहेंगे नेगेटिव। DW क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन है जब दोनों बराबर हो जाएं, यानी V फाइनल बराबर V इनिशियल हो जाए, तो DW बराबर हो जाता है 0। ठीक है, DW क्या हो जाता है, 0। अगर V फाइनल और इनिशियल कंडीशन 0 हो जाए, यानी कि कोई चेंज ही नहीं हुआ वॉल्यूम के अंदर, तो वहां पे क्या कहते हैं, DW 0। इसीलिए कहा जाता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये तो रहा W के बारे में। अब देखिए इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ी हुई है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, तो हम पॉजिटिव लेंगे। फाइनल इंटरनल एनर्जी कम है इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, नेगेटिव लेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो 0 लेंगे। ठीक है, अब है DQ के बारे में। DQ के बारे में थोड़ा सा उल्टा है कि अगर हमें हीट देनी पड़ रही है, यानी सिस्टम हमसे हीट ले रहा है, तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट हमें दे रहा है तो नेगेटिव, और देयर इज नो चेंज इन हीट, दैट इज DQ इक्वल टू 0। तो इसके बारे में लिख लीजिए, हीट इज गिवन, हीट इज गिवन बाई अस, या फिर टेकन बाई अस, ऐसे लिख लो सिस्टम। ये देखो दोनों ही बात अलग अलग हैं, आप अपनी भाषा में लिख लो, है ना, दोनों ही बात अलग अलग हैं, अपनी भाषा में लिख लीजिए कि पॉजिटिव कब है, जब सिस्टम जो है हीट लेगा, हम हीट देंगे, सिस्टम लेगा, तब DQ पॉजिटिव होगा। सिस्टम हीट देगा, हम हीट लेंगे, सिस्टम हीट दे रहा है, हम ले रहे हैं, तब नेगेटिव, और ना ले रहा है ना दे रहा है सिस्टम, तो 0। ठीक है, तो ये 3 साइन कन्वेक्शन हैं, अगर आप इन्हें यहां पे पुट करेंगे तभी आपका आंसर निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं निकल के आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो अगली चीज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस में हम कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल में कैसे निकालेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसे मिटा के फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इनके एप्लीकेशंस कैसे निकालेंगे। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। दिख रहा है, नीचे लिखूँ? अच्छा, दिख नहीं रहा है। DQ इक्वल टू DU प्लस DW। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सुंदर सुंदर लिख दूं क्या? अच्छा, अब चेंजेस कैसे होंगे, देखो नंबर 1, सबसे पहले कर लो, किसी में भी कर लो, मान लो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या फिर साइक्लिक प्रोसेस में देखो, साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है तो मैं आपको बता चुका हूं DU क्या होता है, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, DQ बराबर DW। क्लियर है मामला? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी 0 होती है, मैंने 0 कर दी। आगे देखिए, फिर है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर V जो है वो कांस्टेंट होता है,
अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, मैं आपको बता चुका हूं, यानी फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जब बराबर हो जाता है, देयर इज नो वर्क डन और बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, यानी कोई भी काम नहीं होगा अगर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जो है बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dw 0 हो जाएगा, dw जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि dw 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ कैसे लिखेंगे, dq इक्वल टू du। ये है आइसोकोरिक के लिए। तीसरा है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस यानी PROC। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, P कांस्टेंट होता है। जब P कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, dq बराबर du प्लस dw को क्या लिखते हैं फिर pdv, pv2 माइनस v1। ये किसके लिए है, आइसोबारिक के लिए, जहां प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें वर्क डन कैसे निकालना पड़ता है, pdv, p डेल्टा v यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल हो गया, सॉरी आइसोथर्मल रह गया है, तो आइसोथर्मल भी लिख लेते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, और डिफरेंस जब उसका निकालेंगे तो 0 आएगा, du 0 हो जाएगा। जब du 0 हो जाएगा तो dq बराबर क्या आएगा, dw। ठीक है, एक और रह गया है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो Q है वो 0 होता है, यानी dq इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पे रख दीजिए, क्या आ जाएगा, du इक्वल टू माइनस dw। ये 5 प्रोसेस होते हैं, पांचों के अंदर मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल करके बता चुका हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला चाहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। आइसोकोरिक के अंदर, आइसोकोरिक के अंदर जब वॉल्यूम v 0 होता है तो du को हम एक चीज और करके लिख सकते हैं, म्यू cv dt। ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होता है इसलिए मैं इसे भी लिख देता हूं। ठीक है, तो dq इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं, म्यू cv dt, क्योंकि du बराबर ये होता है म्यू cv dt। इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ cv क्या है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ये हो गया मामला। अब चलते हैं मेयर्स लॉ की तरफ, वही बस एक बच गया है, बाकी तो हमने सब कर ही लिया है, बस 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो और रह गई है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और अगली चीज आपके लिए लेके आता हूं। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको कल स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है, क्योंकि हमने अब पढ़ लिया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं। आइसोथर्मल जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक जिनमें हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था स्पेसिफिक हीट का, क्या बताया था, dq बराबर mc dt, डेल्टा टी कर दूं तो c क्या निकलेगा, dq अपॉन m डेल्टा टी। तो देखो, अगर मैं बात करूं फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या होगा, dq इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c क्या आएगी, 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 0। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है, फॉर आइसोथर्मल। फॉर आइसोथर्मल क्या होगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0, c कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हें आप रख लीजिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 0, और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है, इनफाइनाइट। क्लियर है मामला। अच्छा, अब एक चीज और आती है, डिग्री, अच्छा वो, हाँ वो और देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले एक चीज और आती है, वो बता देता हूं मैं आपको। ये आप जानते हैं CV एंड CP, ये क्या होता है, ये होती है
Cv होती है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, और इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। चाहो तो लिख लो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसे कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब इसमें एक सवाल यह आता है, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp Cv से बड़ी क्यों होती है, ये सवाल आता है ना, आता है ना। तो देखो इसका रीजन ये है, ये दिख नहीं रहा, ओके ये दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसे, ये था Cv और ये था Cp। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये आता है वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp Cv से बड़ी क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि Cp और Cv में मानो हमने हीट दी, Cp हमने हीट दी, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए देने वाली हीट। इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए दी गई हीट। अगर हीट हमने इसको दी और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया इसने, फिर हमने इसको हीट दी और इसने भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि Cp बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसलिए बड़ा है, देखो Cv में क्या है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है। मैं आपको बता चुका हूं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क डन नहीं होगा, तो जितनी की जितनी हम हीट देंगे वो किस काम में आएगी, वो आएगी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में, वो तापमान के बढ़ाने में ही काम में आ जाएगी पूरी की पूरी हीट, पूरी की पूरी ऊष्मा। लेकिन इस वाले केस में यानी Cp वाले केस में क्या होगा, यहां पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, तो जो हम हीट देंगे वो उसका कुछ हिस्सा तो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने में और कुछ हिस्सा जाएगा वर्क डन में। इसलिए ये ज़्यादा हीट चाहिए इसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को बढ़ाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है Cp बड़ी है Cv से। अब क्योंकि Cp बड़ी है Cv से, तो जाहिर सी बात है कि Cp में से Cv घटाएंगे तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, और वो वैल्यू क्या निकल के आती है, Cp में से जब Cv को घटाएंगे तो वैल्यू निकल के आती है R। इसे कहते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी मेयर का फॉर्मूला। आ गया मेयर्स फॉर्मूला है, इसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये समझ गए। अच्छा, अब आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, आज आ क्यों नहीं रहा ऊपर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि कोई भी चीज मान लीजिए आप, है ना, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी स्वतंत्र तरीकों से, कितने फ्रीली तरीकों से मूव कर सकता है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। छोटी सी डेफिनेशन है, इसे निकालने की मैं आज को एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आपको शायद है कि किसी बुक में मिलेगी, क्योंकि मैंने इसे बीएससी में पढ़ा था। बीएससी की बुक में आपको ट्रिक मिल सकती है, हो सकता है कि अब ये 12th की बुक में भी आ गई हो। ट्रिक क्या है, कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 3n-v। आप ये याद कर लीजिए, आपको किसी भी गैस के अंदर, किसी भी गैस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम यूं ही निकाल देंगे। पहले हम रटना पड़ता था कि भाई हीलियम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं, कि CO2 के अंदर इतनी होती हैं, कि इसके अंदर इतनी, N2 के अंदर 5 होती हैं। खैर, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को जानो। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालना है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या, और v क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग एटम्स की संख्या, बॉन्डिंग एटम्स की संख्या। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा फॉर मोनो एटमिक, फॉर मोनो एटमिक यानी एक परमाणुक, एक परमाणुक, एक परमाणु के लिए क्या करेंगे, एक परमाणु जैसे हीलियम है, हीलियम है तो बॉन्ड तो कोई बन नहीं रहा, तो 0 कर देंगे। 3 इंटू n की जगह नंबर ऑफ एटम 1 माइनस 0, कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। समझ गए।
बॉन्ड कितने बने, जैसे CO2 है, CO2 का बॉन्ड कैसे बनता है, COO, कितने बॉन्ड आ गए, 1 और 2, 2 बॉन्ड आ गए तो B की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। O3 है, उसमें भी बॉन्ड 2 आ गए। H2 है, बॉन्ड केवल 1 आया, है ना। N2 है, बॉन्ड केवल 1 आया। वैसे नहीं कर रहे कि 3 केवल हम ये देख रहे हैं बॉन्डिंग एटम्स कितने हैं, बॉन्डिंग एटम्स कितने हैं, एक इसके साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक। ये नहीं कर रहे कि बॉन्ड कितने, 1 2 3 ऐसे नहीं गिनेंगे, हम केवल बॉन्डिंग एटम्स गिनेंगे, ठीक है। यानी N के साथ केवल एक N जुड़ा हुआ है N2 में। तो कमेंट सेक्शन में आज आपका होमवर्क क्या है, मुझे सारी की सारी जो गैसेस आपको याद हैं, करीब 8-10 गैसों के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताएंगे। H2 का, CO2 का, NH3 का, जो जो आपको गैस याद है ना, उन सबके आप मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताएंगे। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बेस्ट ट्रिक आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं 3n-b से। तो ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम का खेल। अब देखते हैं गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए एक चीज और रह गई है आपकी, वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा थक गया हूं मैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, इसके इसलिए आपको केवल ये याद रखनी है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हीट है, जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ½ kT। यानी इस ½ kT को याद रखो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F/2 कर दो। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैं क्या कह रहा हूं, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, ½ kT। टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए F/2 kT। क्लियर है मामला। इसके बाद छोटे मोटे से फॉर्मूले और हैं जो लॉ ऑफ पार्टीशन से अलग हैं। वो क्या हैं, जैसे Cp है, Cv है, अगर इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, यानी कौन सी गैस में कितना Cv है, कितना Cp है, वो कैसे निकालेंगे। तो Cv के लिए फॉर्मूला क्या है और Cp के लिए फॉर्मूला क्या है। Cp के लिए होता है F/2R। F/2R। Cp के लिए क्या होता है 1 + F/2 × R, ठीक है। और गामा क्या होता है 1 + 2/F। ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो आप जो है सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको मोनो एटमिक के अंदर पूछा गया है कि Cv बताओ, हीलियम के अंदर Cv कितनी होगी। हीलियम के अंदर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, तो आप हीलियम के लिए क्या लगाएंगे, मोनो एटमिक कितना होता है 3/2R हो जाएगा, है ना। तो सारी गैसों के लिए आप निकाल सकते हैं इन 3 फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, ये रही आपकी स्पेसिफिक हीट के बारे में। बाकी तो कुछ है नहीं, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। अगर जैसे अब कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, पूरा कंप्लीट हो चुका है वैसे तो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ जैसे बॉयल का लॉ है। बॉयल का लॉ क्या कहता है, P1V1 = P2V2। वैसे वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन्स रेशियो, यानी PV की पावर गामा = कांस्टेंट, यानी P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा। इसे ये है किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये है बॉयल्स लॉ नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये छोटे मोटे से फॉर्मूले हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं थक भी गया हूँ बोलते बोलते, और कुछ बचा नहीं है इसमें। अगर कुछ बच गया होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो कल न्यूमेरिकल के तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।